हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे कि आप इजीली उसको जाकर रिवाइज कर सकें। और इस चैप्टर के रिवीजन नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दिए जाएंगे ताकि आप इसको ईजिली रिवाइज भी कर सकें। चलिए बिना देरी करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 हमारा है किंग्स, किंगडम्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। चैप्टर 4 में हमने जाना था कि ऋग्वेदिक ट्राइब्स किस तरीके से रहती थी। चैप्टर 5 में हम यही देखेंगे कि ये छोटी छोटी ट्राइब्स समय के साथ साथ कैसे बड़े बड़े राज्यों या फिर किंगडम्स जिसको बोलते हैं किंगडम्स और रिपब्लिक में कैसे बदल गई। क्योंकि जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने समझा था कि जो पहले लीडर होते थे वो लोगों द्वारा चूज करे जाते थे, और जो फाइट्स वगैरह होती थी वो बेसिकली देखा जाए तो कैटल को कैप्चर करने के लिए, उसके साथ साथ ग्रेजिंग लैंड को कैप्चर करने के लिए, वाटर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ होती थी पहले के समय पे, जब हमने पिछले चैप्टर में ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में पढ़ा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनकी लाइफ कैसी थी, बिल्कुल एक हर्डर की तरह थी। हर्डर और छोटे मोटे फार्मर थे। बट इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे यही जो लोग पहले सिंगल यूनिट में रहा करते थे, इन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया, दूसरी यूनिट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये सारी यूनिट्स को कैप्चर कर लिया छोटी छोटी, तो इसको बोला गया जनपद। और जब ऐसे ही बड़े बड़े जनपदों को कैप्चर करके किसी एक रूलर ने इन सब के ऊपर कब्जा कर लिया, तो इसको बोला गया महाजनपद। हाँ, तो हम इस चैप्टर में बेसिकली जनपद महाजनपद इनके बारे में ही पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजा चूज करे जाते थे वो लोगों की मर्जी से, या उसको राजा नहीं, नॉर्मली लीडर कहते थे, कि लोग लीडर चूज करते थे और वो जाके वॉर वगैरह लड़ते थे। बट अब किस तरीके से राजा चूज करा जाने लगा और किस तरीके से लोगों ने दूसरों की टेरिटरीज को कैप्चर करके और बड़े बड़े किंगडम्स डेवलप कर लिए। तो चलिए बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी दी है। इलेक्शन डे, शंकरन सुबह जल्दी उठता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है कि वो जल्दी जल्दी उठ के वोट देने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो सोचते हैं कि सबसे पहले हम ही जाके वोट दे दें। तो शंकरन सोचने लगता है कि कोई इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है। तो उससे सब्र नहीं होता है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछता है। तो उनका ग्रैंड पेरेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि आज के समय पे हम अपने ओन रूलर्स को, जो लोग हम पे रूल करते हैं, हम उसको चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो वही चैप्टर में समझाने की कोशिश करी गई है कि क्या पास्ट में भी रूलर्स जो हैं वो हमारी मर्जी से चूज करे जाते थे। तो वही हमसे कह रहा है, हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। रूलर्स किस तरीके से डिसाइड करे जाते थे, कैसे बनते थे पास्ट की अगर हम बात करें तो वही कह रहा है, लीडर या फिर रूलर आज के समय पे देखोगे लगभग 50 साल या उससे 50-60 साल से हम लोग किस तरीके से चूज़ करते हैं कि वोट करते हैं अपनी मर्जी से, और जो रूलर्स होते हैं वो हमारे ऊपर रूल करते हैं। वही सवाल है कि पास्ट में किस तरीके से चूज़ करे जाते थे। सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर नंबर 4 पर प्रोबेबली चूजन बाई जन। पिछले चैप्टर में ही हमने देखा जो पहले के राजा थे या पहले के जो लीडर्स हुआ करते थे वो जन यानी कि लोगों द्वारा, पब्लिक के द्वारा चूज करे जाते थे। बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो, बट अगर हम 3000 साल पहले देखें तो सोसाइटी में बहुत सारे हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जिस तरीके से पहले राजा चूज करे जाते थे अब उस तरीके से राजा चूज नहीं करे जाते। राजा जो हैं अब बड़े बड़े सेक्रीफाइस परफॉर्म करके अपने डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अश्वमेध यज्ञ, या फिर जिसको हॉर्स सेक्रीफाइस के नाम से जाना जाता था। इस सेक्रीफाइस के अंदर होता क्या था, उससे पहले ये समझ लो कि ये सेक्रीफाइस का मतलब क्या है। सेक्रीफाइस का मतलब ये लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, जिसमें ये अपने आप को पावरफुल शो करने की कोशिश करते थे, जिससे कि इनकी लिजिटिमेसी साफ साफ लोगों को दिखे कि हाँ ये लोग पावरफुल हैं, या दूसरे राज्यों पर प्रभाव जमाने के लिए ये लोग ये सेक्रीफाइस को, रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। जिसमें से एक एग्जाम्पल दिया है अश्वमेध या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस का। इसके अंदर क्या करते थे कि एक हॉर्स होता था, उसको ये लोग खुला छोड़ देते थे, और हॉर्स के साथ जो राजा होता था जो इस सेक्रीफाइस को परफॉर्म करता था उसकी आर्मी भी इन हॉर्स के साथ साथ जाती थी। इन हॉर्स को खुला छोड़ने के बाद ये अगर दूसरे राज्य को किंगडम में एंटर कर जाते थे
और अगर उन राजाओं ने इसको इजीली पास होने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि इन्होंने इस राजा की डोमिनेंस मतलब स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली। और अगर इन्होंने इस घोड़े को अपने किंगडम में आने के बाद रोका तो इसका मतलब ये था कि इनको इस राजा के साथ लड़ना पड़ेगा। तो वही हमसे कह रहा है कि राजा के मेन जो है इसको गार्ड करते थे, घोड़े के साथ साथ ये जो घोड़ा फ्रीली घूमता रहता था इसके साथ राजा के गार्ड्स भी जाते थे। अगर वो दूसरे किंगडम में किसी दूसरे राजा के किंगडम में एंटर कर जाता था और उन्होंने उसको रोक लिया तो उनको उस राजा के साथ, उन सेना के साथ फाइट करना पड़ता था। और अगर वो लोग उस हॉर्स को पास होने देते थे तो इसका मतलब ये होता था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली राजा की डोमिनेंस को। जिसने सेक्रीफाइस को परफॉर्म करा है ये मान लिया जाता था कि वो जो राजा है वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है। और यही राजा जो डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लेते थे उनको इनवाइट करा जाता था इन सेक्रीफाइसेस में। और ये जो सेक्रीफाइसेस होते थे, ये जो अनुष्ठान होते थे, ये जो यज्ञ वगैरह होते थे, इनको करवाता कौन था? इनको प्रीस्ट करवाते थे, यानी कि जो पुजारी हुआ करते थे वो लोग इसको परफॉर्म करवाते थे। और इन अनुष्ठानों के बदले इनको क्या मिलते थे? गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते थे। राजा जो कि सेक्रीफाइस को परफॉर्म करता था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। और जो बाकी राजा जो लोग आते थे या बाकी लोग जो आते थे इस सेक्रीफाइस में, वो राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। जो लोग इसके डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लेते थे वो भी क्या करते थे? उन राजाओं के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते थे। तो ये जो सेक्रीफाइसेस थी इनकी सेंट्रल फिगर राजा हुआ करता था, उसकी एक स्पेशल सीट हुआ करती थी, थ्रोन होता था या फिर टाइगर की स्किन। तो यहाँ हमको बेसिकली बताया जा रहा है कि ये जो रिचुअल्स होते थे इनमें कौन कौन प्रेजेंट रहता था, हु वर प्रेजेंट इन दीज रिचुअल्स। जिसमें राजा था वो सेंट्रल फिगर होता था, उसी के साथ साथ जो उसका चैरियोटियर था, यानी कि जो रथ चलाता था उनका, जो कि कैंपेनियन होता था वॉर में, वो उसकी ग्लोरी के बारे में बताता था। राजा के रिलेटिव्स, स्पेशली उनकी वाइफ और सन, इनको भी बहुत सारे माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते थे। और जो दूसरे राजा थे वो सिंपली स्पेक्टेटर की तरह मतलब देखते रहते थे खड़े होके इन सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म होते हुए। इन सारी रिचुअल्स को परफॉर्म करने का काम होता था किसका? पादरियों का, सॉरी पादरी कह रहा हूँ, पुजारियों का। और इन रिचुअल्स में प्रीस्ट जो होते थे वो क्या करते थे? सेक्रेड वाटर किंग के ऊपर छिड़कते थे। द ऑर्डिनरी पीपल, जो नॉर्मल पीपल थे, जिनको विश या फिर वैश्य बोला जाता है, ये भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। बट यहाँ पे एक सेक्शन था जिसको एक्सक्लूड करा जाता था, उसका नाम था शूद्र। अभी हम यहाँ पे चारों वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि शूद्र किसको बोला जाता था। तो वर्ण व्यवस्था में बेसिकली 4 डिवीजन थे, जिसमें सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और लास्ट थे शूद्र। तो ये शूद्र ये जो थे इनको इन रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था। दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। तो यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था? तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो शूद्र वर्ग के लोग होते थे वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और इन सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करवाने का काम प्रीस्ट का था, पुजारियों का था, पुरोहितों का था। अब यहाँ पे आती है वर्ण व्यवस्था। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन एरिया ड्रेन्ड बाय गंगा एंड यमुना। बहुत सारी हमको बुक्स देखने को मिली, स्पेशली इस इलाके में जहाँ गंगा और यमुना रिवर्स बहती हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आसपास देखेंगे। इनमें से कुछ बुक्स थी जो कि लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई, क्योंकि इनको कंपोज करा गया ऋग्वेद के बाद, जो कि हमने चैप्टर 4 में ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया। तो ये जो लेटर वैदिक पीरियड में बुक्स लिखी गई इनको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहा जाता है। मतलब अगर हम समझें तो ये जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड, इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, या इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा। और इसमें हमने पढ़ा कि लोग क्या है, सिंगल यूनिट्स में रहा करते थे, हर्डिंग, छोटे मोटे फार्मर वाली लाइफ जी रहे थे ये लोग, सिंपल लाइफ ये लोग जी रहे थे। और दूसरा क्या आता है? लेटर वैदिक पीरियड। और इसी लेटर वैदिक पीरियड में इन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब का कंपोजिशन हमको देखने को मिलता है, वही हमसे कहा जा रहा है। और ये सारी बुक्स जो थी ये पुरोहितों द्वारा कंपोज करी गई थी,
और इनके अंदर एक तरीके से रूल्स लिखे थे कि किस तरीके से सोसाइटी जो है वो रन करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या करा कि जो डिफरेंट ग्रुप्स थे सोसाइटी में उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया इन्होंने। हालांकि उस टाइम देखोगे तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे वर्ग थे, जैसे कि पुजारी थे, वॉरियर थे जो वॉर को लड़ा करते थे, फार्मर्स थे, किसान, हर्डर्स थे जो लोग जानवरों को पालने का काम करते थे, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग फॉक, फॉरेस्ट पीपल। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच एज वेल एज सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। ये जितने भी वर्ग उस टाइम रहा करते थे उसमें से पुजारी, ये जो वॉरियर्स होते थे, फार्मर्स और ट्रेडर्स, ये सारे रिच पीपल की कैटेगरी में आते थे। वहीं देखोगे तो बहुत सारे हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉक, हंटर गैदरर्स, ये लोग पुअर थे उस टाइम पे। अब इन प्रीस्ट ने क्या करा कि इन सारे लोगों को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्णास या फिर वर्ण। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है किन्होंने बनाई? ब्राह्मण्स ने बनाई उस टाइम पे, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। द फर्स्ट वर्ण, तो मैंने चारों वर्ण बता ही दिए कि 4 किस तरीके से थे। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था जिसमें से सबसे ऊपर था ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और लास्ट में था शूद्र। तो वही हमसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले वर्ण जो थे वो क्या था? ब्राह्मण। और ब्राह्मण का काम क्या होता था कि ये लोग टीच करते थे या स्टडी करते थे वेदों को। उसके साथ साथ अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि ये लोग रिचुअल्स को परफॉर्म किया करते थे, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे, जिनके बदले इनको गिफ्ट मिला करते थे। वहीं दूसरा वर्ग जो हमने बताया कि क्षत्रिय, इनका काम क्या था कि ये लोग बैटल्स लड़ते थे, लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। थर्ड जो हमारा डिफ्रेंशिएशन था वो था वैश्य। इनका काम बेसिकली क्या था? वैश्य के अंदर जितने भी फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे, ये सब लोग आते थे। और क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कर सकते थे। वहीं लास्ट जो हमने देखा था शूद्र, ये रिचुअल्स को परफॉर्म करने में उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और उनका काम क्या था कि ये जितने भी 3 ग्रुप्स हैं इनको सर्व करेंगे ये लोग। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। ब्राह्मण्स ये क्या करते थे? इनको एक्सपेक्ट करा गया था कि ये टीच करेंगे वेदास को या फिर स्टडी करेंगे, और रिचुअल्स को परफॉर्म करने का काम इनका था, ब्राह्मण्स का था। और सेकंड, दूसरा स्थान किसका था? रूलर्स का, जिनको हम क्षत्रिय के नाम से जानते हैं। ये लोग बैटल्स लड़ा करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट किया करते थे। थर्ड प्लेस किसका था? विश्व या फिर वैश्य का। इसके अंदर कौन कौन लोग आते थे? फार्मर्स, हर्डर, ट्रेडर्स। और वैश्य और क्षत्रिय इन दोनों को सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने का राइट था, ये लोग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे। और जो लास्ट था वो था शूद्र। इनका काम क्या था कि ये तीनों ग्रुप्स को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सबको सर्व करेंगे, और ये कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते। और जो विमेन थी उनको भी शूद्र कैटेगरी में डाला गया। वुमेन और शूद्र ये दोनों वेदों को स्टडी भी नहीं कर सकते थे, इनको अलाउड ही नहीं था कि ये लोग वेदों को स्टडी करें। पर ये जो डिवीजन हमने देखा वर्ण व्यवस्था का 4 ग्रुप्स के अंदर, इसका बेसिस क्या था? बर्थ का। मतलब अगर कोई इंसान ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है तो उसका बेटा भी क्या होगा? ब्राह्मण होगा। फॉर एग्जाम्पल, वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण, एंड सो ऑन। लेटर दे क्लासीफाई सम पीपल एज अनटचेबल, और बाद में देखोगे तो एक वर्ग और इन्होंने निकाल दिया जिसका नाम था अनटचेबल्स। और अनटचेबल्स याद रखना है कि इसके अंदर किन कौन लोगों को इंक्लूड करा गया? क्राफ्ट पर्सन और जो हंटर गैदरर्स थे। उसी के साथ साथ जो लोग बरियल्स को परफॉर्म करते थे उन सभी लोगों को अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाला गया। और ऐसा बोला गया कि इन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो पोल्यूट कर देगा, इन लोगों के साथ संबंध या इन लोगों से दूरी रहना चाहिए। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स, क्योंकि बहुत सारे जो किंग्स थे उन्होंने देखा कि वर्ण व्यवस्था के अंदर जो ब्राह्मण्स हैं वो सुपीरियर हैं। अदर फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी बेसिस ऑफ द डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग टू। कुछ लोगों का विरोध ये था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बर्थ के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए।
कुछ लोगों का मानना था कि इस तरीके का लोगों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, और कुछ लोगों का मानना था कि सभी लोगों को अधिकार होना चाहिए इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए। और दूसरे लोगों ने क्या करा, विरोध करा अनटचेबिलिटी का। ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन द सब कंटिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस वर नॉट शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वाज लिमिटेड। वहीं हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में, जैसे इंडिया के, यहाँ पे इतना ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था, जिसलिए ये पुरोहितों का इन्फ्लुएंस जो है इन इलाकों में हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। आज के समय में भी देखेंगे तो हमको नॉर्थ इंडिया के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, आई थिंक वर्ण व्यवस्था आपको समझ में आई। इसमें हमने समझा कि प्रीस्ट ने लोगों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। ब्राह्मण कौन थे? जो रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, वेदों को टीच करते थे, पढ़ाते थे। क्षत्रिय वॉरियर होते थे। वैश्य और फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, ये सारे हमको सेक्शन याद रखने हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि अनटचेबल्स में कौन कौन लोग आते थे। तो याद रखना, क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदरर्स और जो लोग बरियल्स को परफॉर्म करते थे, इन लोगों को अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखा इन लोगों ने। नेक्स्ट आते हैं जनपद। द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपद। क्योंकि अब जो छोटी छोटी यूनिट्स थी, इन्होंने क्या करा, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करके इन सबके ऊपर कब्जा कर लिया, तो अब ये जनपद के राजा हो गए। क्योंकि पहले लोग जन के राजा होते थे, अब किसके हो गए? जनपद के, यानी कि कई सारे ग्रुप्स के राजा हो गए अब। और ये जो जनपद वर्ड है, इसका लिटरली मतलब क्या होता है? ऐसी लैंड जहाँ पे लोगों ने अपने पैर जमा लिए और सेटल डाउन हो गए। कुछ जनपद के एरियाज यहाँ पे इस मैप के अंदर देख रखे हैं, आप उसको ईजिली रीड कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल्स हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इज इन दीज जनपद। कुछ हमको जनपद के एग्जाम्पल दिए, जैसे कि पुराना किला दिल्ली के अंदर है, हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास है, और अतरंजी खेड़ा जो कि ईटा के पास है। और ये जो लास्ट के दो हैं, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, ये दोनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और यहाँ के लोग कैसे थे? हट्स में रहा करते थे, झोपड़ियों में रहा करते थे, कैटल भी रखते थे और दूसरे एनिमल्स भी रखते थे। ग्रो वैरायटी ऑफ क्रॉप, जैसे कि राइस, वीट, बार्ली, पल्सीज, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो आपको जनपद वाले टाइम पे ये पेंटेड ग्रे वेयर देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे इमेज दे रखी है कि ग्रे पेंटेड वेयर है। दे मेड अर्दन पोट्स, मिट्टी के बर्तन ये लोग बनाते थे, जिसमें से कुछ जो है वो ग्रे कलर में होते थे, कुछ रेड में होते थे। और स्पेशल टाइप की पॉटरी जो मिलती है इस टाइम पे, इसको बोलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर, जो अभी हमने बताया। एज इज ओबियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पोट्स हैड पेंटेड डिजाइन, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड जियोमेट्रिकल पैटर्न्स। तो यहाँ हमको क्या समझ में आया कि ये जो जनपद वाला टाइम था, यहाँ पे लोग अब राजा बन गए जनपदों के। और जनपद वाले टाइम पे देखोगे तो लोग क्या क्या चीज़ें करते थे? हट्स में रहते थे, कैटल्स को रियर करते थे, उसी के साथ साथ कुछ क्रॉप्स भी ग्रो करते थे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेंटेड ग्रेवेयर हमको कहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो जनपद में हमको पेंटेड ग्रेवेयर, इसके एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं महाजनपद। अब ये जो छोटे छोटे जनपद थे, इनके ऊपर अगर किसी बड़े रूलर का कंट्रोल हो गया तो वो महाजनपद का राजा हो गया। तो लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो दूसरे जनपदों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, जिसको महाजनपद बोला गया। क्योंकि अब ये लोग क्या करने लग गए, धीरे धीरे ये लोग फोर्टिफिकेशन करने लग गए। मतलब जिस इलाके को ये लोग जीतते थे, उसके चारों तरफ इन्होंने दीवारें खड़ी करनी ऊंची ऊंची शुरू कर दी। उसी के साथ साथ ये जो जिन इलाकों को जीतते थे, वहाँ पे कैपिटल सिटी बनाने लग गए। तो अब देखोगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, लोगों के रूल करने के तरीके में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कि अब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री को मार्किंग कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई दूसरा रूलर आके जल्दी से हमला ना कर सके। फोर्टिफिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी महाजनपद के फीचर हैं। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4। तो मैप 4 में बहुत सारे महाजनपद भी दे रखे हैं। जैसे देखोगे यहाँ गांधार, मगध, उसी के साथ साथ देखो कौशल। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको देख सकते हैं। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, यानी कि ये लोग अब फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, किलाबंदी शुरू कर दी इन लोगों ने। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या था कि बड़ी बड़ी ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, कि बड़ी बड़ी लकड़ी की, ईंटों की, उसी के साथ साथ पत्थरों की दीवारें बननी शुरू कर दी।
जैसे यहाँ इस इमेज के अंदर आप देखोगे तो एक फोर्टिफिकेशन वॉल है कौसम्बी की। यहाँ देखोगे तो कितनी ऊंची और आलीशान दीवार बनाई गई है। प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। आगे बढ़े तो फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स। अब यहाँ वही पूछ रहा है कि अब इस चीज़ों की ज़रूरत क्यों थी कि पहले लोग आराम से रह रहे थे, अब ये लोग फोर्टिफिकेशन करने लगे, कैपिटल सिटी बनाने लगे। तो ये फोर्टिफिकेशन किस लिए किया जाता था? तो पहला रीज़न हो सकता है कि लोगों दूसरे राजाओं के अटैक से बचने के लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता था और प्रोटेक्शन के लिए दूसरे राजा से। दूसरा रीज़न ये हो सकता था कि ये जो रूलर्स थे ये लोग अपने आप को दिखाना चाहते थे कि हम कितने रिच और पावरफुल हैं, और रिच और पावरफुल दिखाने के लिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लग गए, टॉल और इम्प्रेसिव वॉल्स बनाने लग गए अपनी सिटीज़ के आसपास। और देखोगे तो ये जो लैंड थी जहाँ पे लोग रहते थे फोर्टिफिकेशन के अंदर जो आती थी, उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता था राजा के लिए। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ये लोग फोर्टिफिकेशन करने लग गए। पहला रीजन क्या था कि दूसरे राजाओं के अटैक से बचाने के लिए। सेकेंड रीजन ये था कि ये अपनी ग्लोरी को दिखाने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लग गए। वहीं फोर्टिफिकेशन करने से उस इलाके को कंट्रोल करना राजा के लिए और ज़्यादा आसान हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से हो गई। ऐसी चीज़ें, ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें बनाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग की ज़रूरत थी। बहुत सारी ईंटों की, स्टोन्स की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। और ये सब चीज़ें करने के लिए जो लेबर थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि अब लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। पॉसिबली बाई थाउजेंड ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस। और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे मेल, फीमेल, बच्चे, रिसोर्सेज, इन सब की ज़रूरत पड़ने लग गई। नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब ये लोग रेगुलर आर्मी, ये जो राजाज, महाजनपद के जो राजाज होने लग गए, ये अपनी आर्मीज मेंटेन करने लग गए। सोल्जर्स जो इनके यहाँ काम करते थे, इनकी आर्मी के जो सोल्जर हुआ करते थे, उनको रेगुलर सैलरीज मिलने लग गई, क्योंकि राजा थ्रू आउट द ईयर इस आर्मी को मेंटेन करके रखता था। कुछ पेमेंट्स पंच मार्क कॉइन्स उसके थ्रू करी जाती थी। ये पंच मार्क कॉइन्स जो हैं, इस पर पंचिंग मार्क एक निशान मारा जाता था। तो मतलब कुल मिला के धीरे धीरे बार्टर सिस्टम की जगह अब कॉइन्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ महाजनपद में हमको देखने को मिलता है कि पंच मार्क कॉइन्स का यूज हो रहा है। अब लोग खाली वस्तु के बदले वस्तु नहीं ले रहे, लोगों को अब कॉइन्स की फॉर्म में पेमेंट मिल रही है। और यही सारी चीज़ें अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे बुद्धा और महावीर के बारे में, तो ये सारे पॉइंट्स दोबारा से रिपीट होंगे वहाँ पे। नेक्स्ट आता है टैक्सेस। अभी हमने देखा कि अब राजा क्या कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लोगों की ज़रूरत है, आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि खाली गिफ्ट से काम नहीं चलेगा। जैसे पहले जो राजा हार जाते थे वो गिफ्ट लेके आते थे। अब ये जो राजा थे इनके खर्चे भी बढ़ गए। अब इन खर्चे को ये लोग मेंटेन कैसे करेंगे? ये जो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसको कवर करने के लिए इन्होंने क्या करा, टैक्सेस इम्पोज करना शुरू कर दिए। यानी कि अब इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो रूलर्स थे महाजनपद के वो बड़ी बड़ी किले बना रहे थे, आर्मी को मेंटेन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो इनके ऑफिशियल्स ने क्या करा, टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट ब्रॉट डाउन बाय पीपल। एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं कि उस टाइम पे, महाजनपद के टाइम पे, टैक्सेस किस तरीके से कलेक्ट किए जाते थे। तो जो क्रॉप्स का प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 जो है एज अ टैक्स देना पड़ता था, जिसको भाग या फिर शेयर बोला जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाग या फिर शेयर किसको बोलते हैं, तो भाग या फिर शेयर किसको बोलते हैं, 1/6 ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस्ड। वहीं देखोगे क्राफ्ट पर्सन जो थे उनको एज अ फॉर्म ऑफ लेबर, फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्मिथ है, उसको मंथ में एक दिन काम करना पड़ता था राजा के लिए। मतलब जो क्राफ्ट पर्सन है वो एज अ फ्री लेबर काम कर रहा है। किसान जो क्रॉप ग्रो कर रहा है उसका 1/6 उसको एज अ टैक्स देना पड़ रहा है। हर्डर्स जो थे उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था, एनिमल्स की फॉर्म में या एनिमल प्रोड्यूस की फॉर्म में। जैसे मान लो कोई गाय भैंस पाल रहा है तो
मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स उनको एज अ टैक्स देगा, या फिर एनिमल उनको एज अ टैक्स देना पड़ता था। वहीं देखोगे तो जो ट्रेड होता था, जो सामान बेचा या खरीदा जाता था, उसके ऊपर भी टैक्स लगाने लग गए। उसी के साथ साथ जो हंटर गैदरर्स थे उनको भी जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे उसका कुछ हिस्सा राजा को एज अ टैक्स देना पड़ता था। तो यहाँ हमको ये चीज़ें समझ में आई कि महाजनपद के खर्चों को मेंटेन करने के लिए अब लोगों के ऊपर टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस समय की जो बात हो रही है इसमें हमको 2 मेजर चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहला यूज था आयरन के प्लवशेयर्स, मतलब अब आयरन के जो हल होते हैं, आयरन के प्लो का यूज होने लग गया। अब जो हार्ड सॉइल होती थी उसको इजीली, क्योंकि आयरन मजबूत होता है, आयरन के बनी ऑब्जेक्ट्स मजबूत होते हैं, तो जो भी हैवी या फिर क्लेई सॉइल थी उसको इजीली टर्न करा जा सकता था, क्योंकि वुडन प्लस एयर जो था उसमें इतनी पावर नहीं थी जितनी आयरन में थी, किस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस हो सकते थे। वहीं दूसरी तरफ देखोगे अब ये पैडी को ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि देखो पैडी को ट्रांसप्लांट करके ही ग्रो करा जाता है तो उसका यील्डिंग जो होती है वो ज़्यादा आती है। इसीलिए अभी बीज को इधर उधर फेंकने की जगह क्या करने लग गए, दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ scattering seed on the ground from which plants could sprout, saplings were grown and then planted in the fields। तो पहले लोग सैपलिंग्स को ग्रो करते थे, उसके बाद फील्ड के अंदर प्लांट कर देते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या है, बढ़ता है। एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। हाउएवर अब देखो हुआ क्या, एग्रीकल्चर में चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहला कि आयरन के लोहे के हल आने लग गए, उसी के साथ साथ ये लोग ट्रांसप्लांटिंग करने लग गए पैडी की, जिससे ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन क्या है, पहले के मुकाबले बढ़ा। अब ये जो काम था ये बहुत ज़्यादा कमर तोड़ने वाला काम था, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, और इसके लिए क्या यूज करा गया, जनरली जो स्लेव हुआ करते थे, जिनको ये लोग दूसरी जगह से जीत के लाते थे, या वो चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, जिसको दास या फिर दासीज बोला जाता था, और जो लोग लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, दूसरे की ज़मीन पे काम करते थे, इनको ये सारे काम करने पड़ते थे। मतलब ये जो प्रोडक्शन बढ़ा इसमें सबसे ज़्यादा कमर किसकी तोड़ी, जो उस टाइम के दास या दासी हुआ करते थे, या जिनके पास खुद की लैंड नहीं थी, उनको ये सारे काम करने पड़ते थे। तो ये याद रखना कि जो एग्रीकल्चरल लेबर्स थे इनको कम्मकार बोलते थे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। तो यहाँ हमको महाजनपदों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। अब 2 डिफरेंट जगहों के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें से पहला महाजनपद है मगध, दूसरा देखेंगे तो वज्जी। जो मगध था वो उस टाइम का सबसे पावरफुल महाजनपद बन के निकला। अब इसके पीछे के बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि मगध जो था वो गंगा और सोन जैसी बड़ी नदियों के पास स्थित था, जहाँ पे वाटर सप्लाई की कोई कमी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी थी, फर्टाइल लैंड थी उसके आसपास। वहीं देखोगे तो एनिमल्स, वुड्स, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इनको बहुत ज़्यादा मिलता था, और सबसे मेन जो पावरफुल इनकी चीज़ थी वो थी आर्मी के अंदर इनके एलिफेंट। इन्होंने एलिफेंट्स को ट्रेन करा और उनका यूज करा अपनी आर्मी के अंदर। वहीं देखोगे तो आयरन ओर की माइंस थी इसके आसपास, इसलिए जिन इलाकों में आयरन की मात्रा ज़्यादा थी वो एरिया ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि इनके वेपन्स आयरन के बने हुए। उसी के साथ साथ देखोगे खेती के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए आयरन की इनके पास प्रचुर मात्रा थी, इसलिए टूल्स वेपन्स ये सारे बनाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ईजिली था। तो वही हमसे बोला जा रहा है, मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध जो है मोस्ट इम्पोर्टेड महाजनपद था लगभग 200 साल पहले। मैनी रिवर्स, जैसे कि गंगा और सोन इसके आसपास बहती थी, मगध के थ्रू बहती थी, मगध के अंदर से। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो इन नदियों का फ़ायदा क्या था कि ट्रांसपोर्ट ईजी था, नाव वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। वहीं देखोगे वाटर सप्लाई उसकी भी कमी नहीं थी, और लैंड जो है नदियों के आसपास की वो फर्टाइल तो रहती है। वहीं दूसरी तरफ देखोगे फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे एलिफेंट, उनको कैप्चर करके ट्रेन करके आर्मी में इन्वॉल्व करा गया। फॉरेस्ट के थ्रू जो लकड़ियाँ मिलती थी उससे बड़े बड़े हाउसेस बिल्ड करे गए, कार्ट्स बिल्ड करे गए, चैरियोट्स बिल्ड करे गए, रथ वगैरह बिल्ड करे, जो कि देखोगे कि किसी दूसरे राजा, दूसरे महाजनपद से, किसी दूसरे जनपद से जब इनको वॉर करना होगा तो इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं।
वहीं देखोगे आयरन ओर की माइंस थी, जिनकी वजह से स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने में इनको हेल्प मिली। मगध के अंदर दो इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर्स थे, जैसे कि पहले का नाम है बिंबिसार और दूसरे का अजातशत्रु, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी दूसरे जनपदों को कनकर करने के लिए, जीतने के लिए। पद्म महापद्म नंद ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिन्होंने अपना कंट्रोल क्या है नॉर्थ वेस्ट तक बढ़ाने का काम किया। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं हमको मगध के अंदर, कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद, ये तीनों इंपॉर्टेंट रूलर्स थे मगध के। वहीं आगे बढ़े तो राजगृह, जो कि प्रेजेंट है, जिसको राजगीर के नाम से जाना जाता है, ये मगध की कैपिटल थी बहुत सालों तक। बट उसके बाद कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र, जो कि प्रेजेंट डे पटना में है। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम अलेक्जेंडर। अब थोड़ी सी अलेक्जेंडर की कहानी है कि लगभग 2300 साल पहले अलेक्जेंडर आता है, जो कि मैसिडोनिया में यूरोप में रहने वाला था, और ये पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। हालांकि पूरी दुनिया पे कब्जा नहीं कर पाया, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट पे इसने कब्जा कर लिया था यूरोप पे। और इसने बहुत सारे पार्ट जैसे कि इजिप्ट, वेस्ट एशिया, यहाँ कंट्रोल पा लिया था। और जब ये इंडिया में आता है, जब एंटर करता है, जब व्यास नदी के पास ये पहुँचता है, तो जब ये ईस्टवर्ड और मार्च करने की कोशिश करता है, तो उसके सोल्जर्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, सोल्जर्स मना कर देते हैं। वो डर जाते हैं, उनको इस बात का डर होता है कि उन्होंने सुना होता है कि रूलर्स जो हैं इंडिया के, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मी है, फुट वाले मतलब ज़मीन के ऊपर चलने वाले सोल्जर भी इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, चैरियोट्स भी ज़्यादा हैं, रथें, घोड़े, ये सब भी इनके पास बहुत ज़्यादा हैं। उसी के साथ साथ इनकी आर्मी में एलिफेंट्स भी हैं। तो ये अलेक्जेंडर क्या करता है, यहीं से वापसी चला जाता है। मतलब उस टाइम की पावर को शो कर रहा है कि देखो, अलेक्जेंडर जो कि कई एरियाज़ में कब्जा करके भारत को कब्जाने आया, लेकिन मगध के बारे में सुनते ही वो डर के वापसी चला गया। नेक्स्ट आते हैं वज्जी। वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी, जिसकी कैपिटल थी वैशाली, जो कि आज बिहार में है, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज गन और संघ। ये जो वज्जी था, यहाँ पे सिर्फ एक रूलर नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स थे। और ये सारे रूलर्स क्या करते थे, आपस में मिल के बैठ के डिस्कशन करते थे किसी मैटर पे। अगर किसी एनिमी का हमला हुआ तो ये पहले आपस में चर्चा करते थे कि आगे क्या करना है, उसके बाद किसी डिसीजन पे चलते थे। मतलब यहाँ पे क्या था, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इसमें बहुत सारे मेंबर थे, जिसको गण बोला जाता है या फिर संघ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन के रूप में यहाँ की गवर्नमेंट थी। तो वही कह रहा है, इट वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गन या फिर संघ। तो गन का मतलब जिसमें बहुत सारे मेंबर हो, संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन। इन अ गन और संघ देर वर नॉट वन, यहाँ पे खाली एक कोई राजा नहीं था, बट बहुत सारे रूल्स थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड ऑफ मैन रूल्स टुगेदर, ईच वन वाज नोन एज द राजा। अगर 1000 लोग भी वहाँ रूल करते थे, तो उनमें हर एक को क्या बोला जाता था, राजा बोला जाता था। और ये सारे राजा क्या करते थे, आपस में रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। ये लोग असेंबलीज में मिलते थे, उसी के साथ साथ ये लोग डिसाइड करते थे उन असेंबली में, डिस्कशन में, डिबेट के थ्रू, कि इनको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आर्मी का अटैक हो जाता है, तो ये आपस में मिलकर डिस्कस करते थे कि क्या करना चाहिए इस थ्रेड को मीट करने के लिए, इसका सामना करने के लिए। बट यहाँ एक समझने वाली चीज़ है कि विमेन, दास और कम्मकार, यानी कि ये लोग कौन थे, बताएगा कोई? ये लोग वो थे जो कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हुआ करते थे। तो विमेन, दास और कम्मकार, इन लोगों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था इन असेंबलीज में। बोथ बुद्धा एंड महावीर बिलोंग टू गन और संघ। और बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये भी इन गन और संघ का भाग थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ इन संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। और इन संघों के बारे में बहुत ज़्यादा हमको बुद्धिस्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिलता है, जिनमें हम पढ़ सकते हैं। जैसे बुद्धिस्ट एक बुक है जिसका नाम है दीघ निकाय, ये भी याद रखना है, दीघ निकाय क्या है, एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है, जिनके अंदर बुद्धा की स्पीचेस के बारे में लिखा है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, बुद्धा की पूरी स्टोरी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। इनको लगभग 2300 साल पहले लिखा गया है। तो दीघ निकाय के अंदर एक डायलॉग मिलता है अजातशत्रु और वज्जीज के बारे में। तो अजातशत्रु, जो अभी हमने पहले पढ़ा कि इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक था, जो कि मगध का रूलर था, ये वज्जी को अटैक करना चाहता है। तो ये अपने मिनिस्टर को भेजता है, जिसका नाम होता है वस्त्रकार।
टू द बुद्धा टू गेट द एडवाइस ऑन द मैटर। तो ये बुद्धा के पास अपने मिनिस्टर को भेजता है एडवाइस लेने के लिए कि इस मैटर पर क्या करना चाहिए। तो बुद्धा का ये कहना था कि अगर वज्जीज फ्रिक्वेंटली आपस में मिलते हैं, असेंबलीज में एक दूसरे की बातें सुनते हैं, तो वज्जीज क्या हैं, ऐसे ही प्रोस्पर करते रहेंगे, आप उनको हरा नहीं सकते। तो उन्होंने ये बातें कही कि जब तक वो फुल और फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज करते रहेंगे, आपस में मिलते और एक्ट करते रहेंगे, एक स्टेब्लिश रूल जो उन्होंने बनाया उसको फॉलो करते रहेंगे, वहीं उसके साथ साथ रिस्पेक्ट, सपोर्ट और अपने एल्डर्स की बातों को सुनेंगे, विमेन को फोर्सफुली कैप्चर नहीं करेंगे, चैत्याज लोकल श्राइन्स पर मेंटेन इन मोस्ट टाउन्स एंड विलेजेस, जो स्थानीय पूजा स्थल है उनको मेंटेन करके रखेंगे। मतलब कुल मिला के जब तक इनके बीच में हमको यूनिटी देखने को मिलेगी तब तक कोई इनको हरा नहीं सकता, यही कहना था बुद्धा का। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कंकर द संघ्स, नेवरथलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत सारे राजाओं ने इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, बट बहुत सालों तक ये लोग क्या करें, अपने संघ को प्रोटेक्ट करते रहे और इनके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर पाया। टिल अबाउट 1500 years ago when the last of the guns or संघs were conquered by the गुप्ता रूलर्स। तो लगभग 1500 साल पहले देखोगे तो लास्ट संघ जो था उसके ऊपर गुप्ता रूलर्स ने कंट्रोल कर लिया। सॉरी, आगे एक बॉक्स है एल्सवेयर, जिसमें ग्रीस के बारे में बताया गया है। ग्रीस में क्या है, एथेंस। आप मैप में जब ग्रीस को देखोगे तो वहाँ पे एक जगह का नाम है एथेंस। तो लगभग 2500 साल पहले यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो कि लगभग 200 साल तक चली। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन। तो जितने भी मैन थे जो कि 30 की एज से प्लस थे उनको सिटीजन बोला गया। और ये लोग एक साल में लगभग 40 बार असेंबलीज में मिलते थे कि डिसाइड करते थे कि हर मैटर के ऊपर, और सारे सिटीजन्स को परमिशन थी कि वो इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। और जो अपॉइंटमेंट्स होती थी वो लॉटरी के थ्रू होती थी। मतलब ये नहीं कि कोई पावरफुल सीट पे बैठा है तो उसका अगला जो पीढ़ी होगा या उसके रिलेटिव्स होंगे वो उस सीट पे बैठेंगे। लॉटरी के थ्रू डिसाइड करा जाता था कि किसको कौन सी सीट मिलेगी, कौन किस पोजीशन पर रहेगा, ये सब लॉटरी के थ्रू होता था। सिटीजन्स उनको एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो आर्मी में या नेवी में सर्व करें। हाउएवर वीमेन वर नॉट कंसीडर सिटीजन, बट जो वीमेन थी उनको सिटीजन नहीं माना गया। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स who lived and worked in Athens as merchants and craft person did not have right as citizen। वहीं जो विदेशी लोग जो एथेंस में रहते थे उनको भी राइट नहीं थे एज अ सिटीजन। उसके अलावा बहुत सारे स्लेव्स भी थे एथेंस में जो माइंस में काम करते थे, फील्ड में काम करते थे, हाउस होल्ड और वर्कशॉप में, इनको भी सिटीजन ट्रीट नहीं करा जाता था। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है एथेंस का जहाँ पे हमको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है इतने साल पहले। आगे देख लेते हैं एक बार इसके ट्रू फॉल्स, ताकि हम रिवाइज कर सकें इन चीज़ों को। राजाज हु लेड द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू दियर लैंड्स वर इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस। तो जो राजा घोड़े को इजीली पास होने देते थे उनको सेक्रीफाइस में इनवाइट करा जाता था, ये ट्रू है। द चैरिटियर स्प्रिंकल्ड सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। तो जो सारथी था वो राजा के ऊपर सेक्रेड वाटर स्प्रिंकल्ड करता था, नहीं प्रीस करता था, पुजारी करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसिस इन द सेटलमेंट ऑफ द जनपद। तो जनपद में हमको पैलेसिस नहीं मिलते, महाजनपद में मिलते हैं। पोर्ट्स जो कि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे, मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। तो हाँ, हमको पेंटेड ग्रेवेयर देखने को मिलता है। मैनी सिटीज इन महाजनपद वर फोर्टिफाइड, ये ट्रू है। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।